दोस्तों, आज की ये डिबेट दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर अभी आगे आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति में क्या अंतर आया है, इस बात को लेकर के हो रही है। इसमें संदीप चौधरी सी वोटर के यशवंत देशमुख से पूछ रहे हैं कि ज़मीन पर क्या स्थिति है, और देशमुख जो हमेशा भाजपा के पक्ष में थोड़े झुके हुए दिखाई पड़ते थे, आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आगे देखिए पूरी डिबेट। तो देखिए, है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चुके, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं नरेंद्र मोदी, थोड़ी सी जान आई है कांग्रेस में, लेकिन अब दरअसल सीधी लड़ाई क्या इस विधानसभा चुनाव में हम ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल की भी देखने वाले हैं। यशवंत, आपने ट्रैकर किया है मूड ऑफ द नेशन, एक और चैनल के लिए आपने सर्वे किया है। वो इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन वो अभी आया, वो एक अलग विषय है। ट्रैकर जो हम एबीपी के लिए करते रहते हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन ये बात सच है आपका कहना कि जो एक वैक्यूम ऑफ लीडरशिप अपोजिशन की थी, उस जगह पे अब राहुल गांधी पूरी तरह से अच्छे खासी ताकत से आ चुके हैं। एक्चुअली 2 वैक्यूम भरे हैं पिछले कुछ समय में। पहली बात तो कांग्रेस निर्विवाद रूप से बैक इन द सेंटर स्पेस ऑफ अपोजिशन आ चुकी है, और राहुल गांधी धुरी बन गई है, और राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर की धुरी बन गए हैं। ये दोनों चीजें निर्विवाद रूप से हो गई हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब राहुल गांधी जी के नंबर बहुत नीचे जा रहे थे, उस समय ममता बनर्जी, अरविंद, सबके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं सबकी जागृत हो गई थी। अब वो सब कुछ ध्वस्त हो गया है, सब आ गए हैं कि भाई अपना अपना राज्य संभालो और केंद्र की राजनीति विपक्ष की तरफ से वो राहुल को आधी छोड़े सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे वाले हिसाब किताब में जो था मामला, वो चीज लग रहा है रीअलाइनमेंट अब हो गया है उस चीज का। म्यूजिक। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्साह है कांग्रेस के वर्कर्स का वो ज्यादा बेहतर है। 4 में से 3 जगहों पे कम से कम सीधे तौर पर विपक्ष को और कांग्रेस को सत्ता में आने की संभावनाएं हमारा ट्रैकर अब दिखा रहा है। वो 3 राज्य कौन हुए? हरियाणा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे कल के घोषणा के बाद से जम्मू कश्मीर। मतलब जहां प्रबल संभावनाएं हैं कि ये अच्छा कंटेस्ट करेंगे और जीतने की स्थिति में आएंगे। केवल एक राज्य जहां पे बीजेपी को थोड़ी उम्मीद दिख सकती है वापसी की, वो है झारखंड। लेकिन वो उम्मीद भी उस तरीके की वन साइडेड नहीं है जो आज से 4 महीने 6 महीने पहले चंपाई सोरेन वाला मामला वो नहीं है। वो रायता कुछ जरूरत से ज्यादा रायता फैला है। हेमंत सोरेन वहां की राजनीति की एक धुरी बन चुके हैं। ट्राइबल बेल्ट की 5 लोकसभा अभिज्ञान स्वीप की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो इसका मतलब आदिवासी सेंटीमेंट पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ में है। और बीजेपी जो भी उनके अंदरूनी कारण हो, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है बाबूलाल मरांडी, उसका नाम घोषित करना ही नहीं चाहती। तो ऐसे में जो उनकी इंटरनल इश्यूज हैं, उसके कारण एक संभावित जीत को भी उन्होंने तो 3-1 का भी आंकड़ा अभी फिलहाल जो 4-0 भी हो सकता है, फिर बिल्कुल 4-0 भी हो सकता है, 4-0 भी। 3 में बढ़त दिख रही है इंडिया की, एनडीए को बढ़त सिर्फ एक जगह पर। अभी जो मेरा मूल सवाल था, तो इन चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ड्राइविंग चेहरा सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा, स्थानीय या केंद्रीय राजनीति के चेहरे? देखिए, केंद्रीय राजनीति के चेहरे और स्थानीय में डबल इंजन हम लोग ने बहुत नैरेटिव सुन लिया, लेकिन बाद में समझ में आया कि इंजन तो एक ही चल रहा था, दूसरा इंजन जो बीजेपी वालों का गार्ड के डब्बे में उल्टी तरफ मुंह करके चल रहा था। ठीक है, तो ये डबल इंजन का नैरेटिव कम से कम अभी अपोजिशन की साइड में, तो हरियाणा में भी ऐसा नहीं और ना ही महाराष्ट्र। जी बिल्कुल नहीं है। भले ही वो आंकड़ों को किस तरीके से भी हर कोई अपने अपने तरीके से रीड करता है, वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे क्लासिकल इसमें महाराष्ट्र की स्टोरी है। जब चूंकि आपने चेहरे की बात की, महाराष्ट्र में इतना विचित्र तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। मैं विचित्र शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी देखें, लास्ट चुनाव 2014 के असेंबली इलेक्शन में जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, कांग्रेस महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी। ठीक है ना? बिल्कुल। उसके बाद से 10 साल से वो चौथे नंबर की ही थी। पिछले 2 साल से जो उठापटक चल रही थी महाराष्ट्र में, उसमें हम सबकी बात कर रहे थे। शिवसेना की 2 फाड़ की, शरद पवार की, अजीत पवार की, शिंदे साहब की, देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन कांग्रेस की चर्चा कोई नहीं कर रहा था।
एक फेसलेस, कांग्रेस के लीडरलेस। मैं आपका आगे जो अभी सस्पेंस बना रहे हैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं, कांग्रेसियों का ही हाल ये था भाई, अशोक चौहान उनको लगा ये तो बिल्कुल ही डूब गई है, चौथे नंबर का ये तो खतर, वो पाला पलट रहे हैं, मिलिंद देवड़ा पाला पलट रहे हैं, संजय निरुपम पलट रहे हैं, ये लोग, इनको भी ये लग रहा था ना कांग्रेस का खेल खत्म। लेकिन हुआ क्या? सारी फोकस को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने स्कोर कहां किया? मराठवाड़ा में, विदर्भ में, जहां उसकी बीजेपी से सीधी फाइट थी, 1-on-1। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त था यहां पे, और वहां पर फेसलेस कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट बन के उभर जाती। मैं एक और इसमें दिलचस्प आंकड़ा जो हमने बहुत बार लोकसभा चुनाव के दौरान, दर्शकों आपको थोड़ा सा मेमोरी को जॉग करेंगे तो आपको याद आएगा, बहुत बार मैंने ये बात कही कि भाई 192 सीटें ऐसी हैं, वो दो आंकड़े थे, 192 और एक 176 का भी। 192 सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ, 178 बीजेपी जीत गई, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91 से 92% था। कांग्रेस 8% सीटें ही जीत पाती थी जहां बीजेपी के साथ सीधी टक्कर। लेकिन 2024 में वो आंकड़ा, वो स्ट्राइक रेट जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, 29% पर आ गया। और अगर आप यही सीटें आप माइनस करें जो कांग्रेस ने 2024 में निकाली सीधी फाइट में, उसमें आप यूपी भी काउंट कर लीजिए, राजस्थान भी काउंट कर लीजिए, उसमें आप हरियाणा काउंट कर लीजिए, उसमें आप महाराष्ट्र काउंट कर लीजिए, तो आप पाएंगे बीजेपी के 240 और 280 के बीच में वही दीवार थी। ठीक है, तो यह बात हमारा असर्शन कि जब तक कांग्रेस इस अपनी खोई हुई जमीन को वापस नहीं पाती, तब तक क्या विकल्प आएगा? तो ये एक बड़ा, मैंने महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए नहीं, महाराष्ट्र में फिर चेहरा कौन होगा, इसीलिए मैंने बोला कि हालत यह है कि कांग्रेस जहां पे डिफॉल्ट अपोजिशन थी, वहां बीजेपी अगर अपनी दुर्गति ज्यादा कर ले तो बिना चेहरे के भी कांग्रेस वापसी कर सकती है। यह महाराष्ट्र ने दिखा दिया। तो जहां पे चेहरा होगा हुड्डा साहब का, जहां पर चेहरा होगा, और राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ रही है, जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, अच्छी खासी ऑक्सीजन भी है। जो पर एक आंकड़ा बताइए, फिर मैं संजय के पास जाऊंगा। यशवंत, पहले देखिए, एक होता है कि किसी की एक्सेप्टेबिलिटी 2% है जी, और आप 8% हो गए, तो 4 गुना बढ़ गई जी। कहने को रहे तो सिंगल डिजिट में जी, और उधर बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 3/4 से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग चल रही थी। वो अप्रूवल रेटिंग अब कितना फर्क आया है, ये कैचअप गेम में कितना कैचअप करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा, क्योंकि इंडिया टुडे का जो अभी लेटेस्ट एमओटीएन है, उसमें प्रधानमंत्री अगर 55-56 से घट के 49 के आसपास आए हैं, तो राहुल गांधी 11 से बढ़ के 22 पहुंचे हैं। और 55-56 भी वो 75-76 से नीचे आए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जो महीन चीज समझने की है वो ये कि जो ये 11 से 22 का जंप है, ये किसके खाते से आ रहा है? तो ये आ रहा है अरविंद केजरीवाल, जो 14-15 से 7-8 पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी 17-18 से 9-10 पहुंच रही हैं, ये उनके हिस्से से ज्यादा आ रहा है। अब ये जब तक के स्विंग जो बीजेपी के मध्यम मार्गी वोटर हैं, जो कभी कांग्रेस को भी वोट दिया करते थे, उन जगहों पे जब तक कांग्रेस उसको अपनी ओर खींचना नहीं शुरू करेगी, मामला अटकेगा। लेकिन तो मतलब बड़े हैं राहुल गांधी पर, ऐसा नहीं कि जबरदस्त कोई उछाल आ गया हो, अभी भी लगभग 1/4 एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन महत्वपूर्ण पर इसमें एक और बात जो आती है, सिक्के का दूसरा पहलू ये कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% से नीचे आ रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस बार के एमओटीएन में आया कि कांग्रेस का पर्सनल वोट शेयर 25% अब टच कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, चेहरों की बात करें, लेकिन कांग्रेस, देखिए बीजेपी की जब आप बात करेंगे तब बात होती है कि मोदी के बगैर बीजेपी का क्या होगा। लेकिन जब कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस के संदर्भ में मेरे आंकड़ों में मुझे ये अब लग रहा है कि कांग्रेस के नेता का ग्राफ बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, अपनी भी ताकत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे पर निर्भर है। कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस का ब्रांड, वो अपने नेता के ब्रांड से बढ़िया आपने टॉकिंग पॉइंट दिया है संजय। तो संगठन की ताकत या बिना चेहरे के भी आगे बढ़ना